नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साइंस मस्ती बैराजा सर में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पीछे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यानी PYQ है। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कहते हैं जो गिरकर फिर से उठ जाता है वही जीतता है। जो गिरकर फिर से उठ जाता है वही जीतता है। जो खुद पर यकीन करता है वही चमकता है। लोग क्या कहेंगे छोड़ दो उन बातों को। लोग क्या कहेंगे छोड़ दो उन बातों को। इतिहास वही बनाता है जो लगातार चलते रहता है, जो लगातार चलते रहता है। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग प्रश्न शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न है, आपका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट में। आपका प्रश्न है कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। यानी जीवों का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वह क्या है। तो आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, जीवों का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आपका क्या होता है? कोशिका होता है। यानी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। अब देखिएगा, कोशिका से मिलकर के क्या बनता है? उत्तक। और उत्तक से मिलकर के क्या बनता है? अंग। अंग से मिलकर के अंगतंत्र बनता है। और अंगतंत्र से मिलकर के पूरे जीव का निर्माण होता है। तो अगर आपसे पूछे कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है? कोशिका। कोशिका से ही सभी जीव बने हुए होते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कोशिका का सफाई कर्मी किसे कहते हैं। यानी कोशिका का जो सफाई कर्मी कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो अब देखिएगा, कोशिका का सफाई कर्मी हम लोग किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। इसे ही हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली या सोसाइटल बैग कहते हैं। क्यों कहते हैं सोसाइटल बैग या आत्महत्या की थैली? अब देखिए, अगर कोशिका के अंदर कोई कोशिका आपका खराब हो जाता है या कोशिका का कोई भी अंग काम करना बंद कर देता है तो लाइसोसोम में होता है जल अपघटक एंजाइम। यह क्या करता है? तो वह अपना एंजाइम उस पर छिड़क देता है और उस कोशिका को ही नष्ट कर देता है, यानी उस अंग को नष्ट कर देता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अब देखिए, आत्महत्या कहने के पीछे का क्या कारण है? अगर कोई व्यक्ति अपने आप से अपना हत्या कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? आत्महत्या। जिस कोशिका में लाइसोसोम है वह कोशिका का मान के चलिए सभी अंग काम करना बंद कर दिया है। तो जब सभी अंग काम करना बंद कर देता है और बचता कौन है? तो लाइसोसोम अगर बच गया तो यह भी अपने आप क्या हो जाता है? फट जाता है और पूरे उस कोशिका को नष्ट कर देता है। इसीलिए उसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? लाइसोसोम को, या इसे ही कोशिका का सफाई कर्मी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? तो अगला प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहते हैं। तो कोशिका का शक्ति स्रोत आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। या कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस, शक्ति गृह या शक्ति स्रोत। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य के मुख गुहा में किसका पाचन होता है। तो मनुष्य के मुख में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। तो मुख में याद रखिएगा एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम नाम है? एमाइलेज एंजाइम। और ये एमाइलेज एंजाइम आपका क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलता है? माल्टोज में बदल देता है। अब देखिएगा, कोई भी कार्बोहाइड्रेट को अगर आप पाचन करते हैं मुंह में, यानी चबाते हैं, तो थोड़ा देर जब चबाइएगा तो उसमें एमाइलेज मिल जाता है। वह किस में बदल जाता है? माल्टोज में, जिसके कारण से आपको वह थोड़ा देर के बाद कैसा लगने लगेगा? मीठा लगने लगेगा। तो अगर आपको कहे कि मनुष्य में मुख गुहा में किसका पाचन होता है, तो किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। वहीं अगर आपको कहे प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, लेकिन यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या होता है? आंशिक रूप से। पूर्ण पाचन कहेगा कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में। अब देखिए, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में शुरू। कहाँ पे होता है? अमाशय में। और वसा का पाचन कहाँ पे होता है आपका? छोटी आंत में। तो सबका अगर कहेगा पूर्ण पाचन कहाँ पे खत्म होता है, तो कहाँ पे हो जाता है? छोटी आंत में। और जल का अवशोषण कहेगा कहाँ पे होता है? तो जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। जल का पाचन ही नहीं होता है। जल या खनिज लवण कहे तो इसका पाचन नहीं होता है, इसका डायरेक्ट होता है अवशोषण, यानी हमारा कोशिका इसे अवशोषित कर लेता है। चलिए
अब देखिए अगले प्रश्नों की तरफ। करा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन से अंग से निकलता है? छोटी आंत से निकलता है, बड़ी आंत से, या आमाशय से, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो निकलता है कहाँ से निकलता है? आमाशय से निकलता है, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से स्रावित होता है? आमाशय से। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से रक्त का लाल रंग निर्धारण किस करता है, यानी कौन सा ऐसा है जो क्या करता है? लाल रंग का निर्धारण करता है। कौन सा पिगमेंट होगा? तो ये मेलानिन होगा कि हीमोग्लोबिन होगा, केसिन होगा, जेंथोफिल होगा? कौन होगा? तो देखिए मेलानिन के कारण क्या होता है? चमड़ा का रंग गोरा या काला होता है। तो यह किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। अगला है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है? आपका रक्त का रंग लाल होता है। केसिन प्रोटीन के कारण से दूध का रंग क्या होता है? उजला हो जाता है। और जेंथोफिल के कारण क्या होता है? तो कोई भी फल का रंग क्या होता है? पीला होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मानव में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है, मेलानिन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है, या रंध्र करता है? तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय यानी आदान प्रदान करने का काम कौन करता है? वह हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में, यानी रेड ब्लड सेल्स में। इसी के कारण से आरबीसी का रंग क्या होता है? लाल रंग का होता है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका कि एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल मात्रा कितना होता है? तो रक्त कितना होता है एक स्वस्थ मनुष्य में? 5 से 6 लीटर। अगर कहेगा कुल वजन का कितना प्रतिशत रक्त होता है, तो कुल वजन का 7% हमारे शरीर में क्या होता है? रक्त पाया जाता है। तो यह मात्रा में कितना होता है? 5 से 6 लीटर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन होता है? फीमर। और ये कहाँ पाया जाता है? तो जांघ में। जांघ का पहला हड्डी कौन है? आपका फीमर ही है। टिबिया क्या है? तो टिबिया सबसे चमकीला हड्डी होता है। ये भी कहाँ होता है? पैर में पाया जाता है, घुटना से नीचे। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहेगा तो फीमर, सबसे चमकीली हड्डी कहेगा तो कौन हो जाएगा? टिबिया। उसके बाद अगर सबसे सुंदर हड्डी कहेगा तो मानव शरीर की सबसे सुंदर हड्डी है क्लेविकल, जिसे कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद स्टेपिस। स्टेपिस क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कान में पाया जाता है, उसका नाम क्या है? स्टेपिस है। तो चारों के बारे में हम लोग जान लिए। सबसे लंबी हड्डी कौन है? फीमर है। सबसे चमकीली हड्डी कौन है? टिबिया है। उसके बाद ये क्लेविकल सबसे सुंदर हड्डी है, और स्टेपिस क्या है? सबसे छोटी हड्डी है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर का तापक्रम, ऑप्शन ए है जाड़े में घट जाता है, ऑप्शन बी है गर्मियों में बढ़ जाता है, ऑप्शन सी है जाड़े में बढ़ जाता है, ऑप्शन डी है न तो जाड़े में घटता है और न ही गर्मी में बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। मानव शरीर का ताप जो है हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मानव शरीर की मांसपेशी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कह रहा है मांसपेशियां हमेशा जोड़े में काम करती है। बिल्कुल सही है। मांसपेशियां हमेशा जब भी काम करेंगे तो अकेले नहीं, जोड़े में काम करता है। अगला कह रहा है सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। यानी कोई भी मांसपेशियां अगर सिकुड़ जाता है तो वह क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, सख्त हो जाता है और मोटा हो जाता है। उसके बाद कहा जाता है सर्वाधिक मांसपेशियां पीठ में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। सबसे अधिक मांसपेशी कहाँ पाया जाता है? पीठ में। और कितना पाया जाता है? 180। अगर कुल मांसपेशी की संख्या कहेगा कितना होता है, तो 639 यानी 639 मांसपेशियां होता है। अगला है कि मांस का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण, यही आपका गलत है। मांस का लाल रंग जो होता है वह किसके कारण होता है? तो मायोग्लोबिन के कारण होता है। तो वह हीमोग्लोबिन ना होगा। मांस का लाल रंग किसके कारण? मायोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि यही ऑप्शन गलत है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जंतु कोशिका के लिए सही कथन का चुनाव करें। तो पहला कह रहा है कोशिका झिल्ली है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति आप जानते हैं जंतु कोशिका में नहीं होता है, किसमें होता है? पादप कोशिका में। अगला कह रहा है कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, नाभिक, प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी लवक, लवक भी जानते हैं, हरित लवक, वर्णित लवक, अवर्णित लवक। ये किस में पाया जाता है? पादप में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला है आपका कोशिका झिल्ली, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर ये ऑप्शन लास्ट में दे दिया है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति भी आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो जब 3 ऑप्शन कट गया तो चौथा ऑप्शन आंसर होगा। फिर भी देख लेते हैं, कोशिका झिल्ली होता है जंतु कोशिका में, नाभिक भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न है जैव कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो पावर हाउस हम लोग शुरू में पढ़े हैं, किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस या शक्ति स्रोत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है पौधे तथा जंतु कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? कौन सा कथन गलत? सही नहीं चुनना है, गलत को चुनना है। तो कह रहा है कोशिका झिल्ली पादप तथा जंतु दोनों में पाया जाता है। बिल्कुल सही है कि कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। अगला कह रहा है प्लास्टिड यानी लवक केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। यह कहता है आपको कि यह जो है कोशिका भित्ति, तो वह भी केवल किस में पाया जाता है? पौधे में पाया जाता है यानी पादप में। सी नंबर कह रहा है कि जंतु कोशिका में छोटी छोटी अनेक रसदानियां पाई जाती है। बिल्कुल सही है। जबकि पादप कोशिका में रसदानी बड़ी होती है, यानी सी नंबर भी सही है। अगला ऑप्शन क्या है आपका? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, गलत है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है कह रहा है, जबकि पादप कोशिका में अनुपस्थित होती है, उल्टा ये कहा गया है। तो देखिए जब हम ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, यह कह रहा है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो क्या है? गलत है। जबकि पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। यानी जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ही गलत है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मानव कौन सा जंतु उत्तक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है? तो 3 चीजें याद रखिएगा। एक तो याद रखिएगा बीबी हो गई लाल, दूसरा याद रखिएगा माय बेस्ट टीचर यानी MBT, ठीक है। और अगला याद रखिएगा MMF। अब सोचिएगा ये क्या है? तो याद रखिएगा बीबी हो गई लाल यानी बोन, और बोन को जो जोड़ता है वह कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। तो आपको अस्थि और अस्थि को जोड़ने के लिए नहीं कहा, आपको कहा मांसपेशी को हड्डी से। तो ये देखिए माय बेस्ट टीचर मतलब MBT। M से क्या होता है? मसल्स होता है, B से क्या होता है? बोन, और T से जोड़ने वाला टेंडन। तो मांसपेशी और हड्डी को जोड़ने वाला कौन होता है? टेंडन। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? टेंडन। और ये सभी प्रश्न पीछे एग्जाम में पूछा गया है कंपटीशन में। अब देखिए MMF का क्या मतलब है कि मांस और मांस को जोड़ने वाला, यानी मसल्स और मसल्स, मांसपेशी और मांसपेशी को जोड़ने वाला उत्तक का नाम है फेसिया। तो इसीलिए MMF लिखे हैं। ये तीनों प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अस्थि का अध्ययन मायोलॉजी, ये तो मांसपेशी का अध्ययन हो गया। साइटोलॉजी, यह तो कोशिका का अध्ययन हो गया। ऑस्टियोलॉजी, यही है आपका हड्डी का अध्ययन। वैसे भी ऑस्टियो शब्द जब भी आता है वह हड्डी के लिए आता है, यानी अस्थि के लिए आता है। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? तो उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सी नंबर होगा। अस्थि का अध्ययन या हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। स्लाइडेन और स्वान क्या दिया था? तो यह दिया था कोशिका का सिद्धांत।
लेमार्क और ट्रेविरेनस क्या किया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किया था। उसके बाद रॉबर्ट हुक और ल्यूवेन हुक ने किया था। तो रॉबर्ट हुक सबसे पहले कोशिका का खोज किया, लेकिन यह कोशिका मृत था जो कॉर्क में खोजा गया था। अब देखिएगा दूसरा ल्यूवेन हुक क्या है? तो इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किया था। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, और प्रश्न है ये। तो चलिए प्रश्न क्या कहता है आपका, पढ़िएगा एक बार। प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐच्छिक क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया मतलब जो आपके इच्छा के अनुसार से होता है। तो पहला पाचन क्रिया, बताइए पाचन आपके इच्छा के अनुसार होता है? तो बिल्कुल नहीं, ये का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पाचन ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहेंगे अभी मत पचो, थोड़ा 1 घंटा के बाद पचना है, तो ये नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं कहेंगे हम खाना खा लेंगे, अब बताइए हमको 5 दिन रोकना है, पाचन नहीं होने देना, रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। अगला है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। बताइए आपका मन होगा अगर 5 दिन हम सांस ना ले, तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, यह भी हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा। अगला हृदय का धड़कना यानी दिल जो धड़कता है, अगर आप कहे कि अभी रुक जाओ 1 घंटा के बाद धड़कना शुरू करना है, तो ऐसा हो सकता है? या आप कहे कि हम सोते हैं अभी दिल धड़कना नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी सी नंबर भी क्या है? गलत है। पैर हिलाना यह आपका ऐच्छिक क्रिया है, आप चाहे तो पैर हिलाइए, ना चाहिए तो ना हिलाइए, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यही आपका ऐच्छिक क्रिया है। बाकी पाचन, रेस्पिरेशन और हृदय का धड़कना अनैच्छिक है, वह आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकता। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है आपका कि मानव कंकाल में कपाल में कितनी हड्डी होती है? तो कपाल में कितना हड्डी? 8 हड्डी। टोटल सिर में कहेगा तो कितना हड्डी होता है? 29 हड्डी हायोइड बोन को जोड़ के। अगर हायोइड बोन को हटा दे तो कितना हड्डी होता है? 28 हड्डी। हायोइड बोन किससे जुड़ा होता है? आपका जीभ से। अगर व्यक्ति कोई फांसी लगाता है और हायोइड बोन अगर दब जाता है तो जीभ बाहर निकल जाएगा, यानी हायोइड बोन आपका जीभ से जुड़ा हुआ होता है। अब देखिएगा फेस में यानी टोटल सिर में होता है कितना हड्डी? 29 हड्डी होता है। 29 में से 8 हड्डी आपका क्रेनियम यानी कपाल में हो गया। उसके बाद 14 हड्डी कहाँ होता है? चेहरा में होता है। उसके बाद कान में कितना हड्डी होता है? 6 हड्डी, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। उसके बाद 1 हड्डी आपका हायोइड बोन हो गया। तो टोटल हड्डी कितना हो जाएगा सिर में? 29 हड्डी होता है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। कपाल में कितना हड्डी? 8 हड्डी होता है। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है 20 नंबर का। ये आप लोग कमेंट में अवश्य ही आंसर दीजिएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा, ये वीडियो पूरी तरह पसंद आया, तो इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में, जब इस वीडियो को आप लोगों का प्यार मिलेगा। तो धन्यवाद।